जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। सर, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का। किसान संगठन बहुत एक्टिवली सरकार को घेरे हुए हैं। मेरा पहला सवाल, चूंकि आप एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 70 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। तो मानव अधिकार कार्यकर्ता होने के नजरिए से किसानों की इन मौतों को और सरकार का इस पे जो रवैया है कि अभी तक प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, और सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार की तरफ से जो इस पूरे आंदोलन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका अभी तक कोई इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है किसानों की शहादत पे या मौतों पर। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक मानव अधिकार कार्यकर्ता होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा फिगर करेक्ट कर लीजिए। केवल 70 ही नहीं है, ये संख्या 125 से ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि ये जो हम देखते हैं, मेरा जो सोच है या जिस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो केवल वही नहीं जो डायरेक्ट आपका बॉर्डर पर मृत्यु हो रही है या है। कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर से लौट कर गए, गांव गए, बीमार पड़े, मर गए, जिसका मुख्य बिंदु होता है कि वो किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, जिसके कारण उनको यहाँ ठंड लगी या और तरह की बीमारियां हुआ, वो वापस जाने का। तो ये संख्या 125 से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर 24 नवंबर से आप देखेंगे तो ये 125 से ऊपर हो गई है। जैसे कुछ लोग रास्ते में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ है जिसमें कई लोग आने जाने में मर गए, कई लोग बॉर्डर पर मरे, कुछ लोग गांव लौट कर जाकर मर गए। तो ये अलग अलग कारण। तो ये मौतें आप देखेंगे तो 125 से अधिक है। तो अगर हम ये बोलें कि सरकार प्रतिक्रिया नहीं, मुझे कम से कम इस सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहली घटना नहीं है कि सरकार के गलत निर्णय के कारण ये मौतें हुई हैं। इससे पहले नोटबंदी है, कोरोना के समय भी 100 से अधिक लोगों की जाने गई, नोटबंदी में भी 100 से अधिक लोगों की जाने गई, लेकिन सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा है। अब मोदी जी ये बोलते हैं कि हमें बहुत दुख होता है कि लोग, अगर आज ही उनका छपा हुआ बयान देखेंगे जो उन्होंने कल बोला कि हमें बहुत दुख है कि कोरोना काल में लोगों को कष्ट हुआ, अपने लोगों को संस्कार नहीं कर पाए। वो तो छोड़िए जिनकी डेथ हुई, लेकिन जो उनके निर्णय के कारण जाते हुए रास्ते में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, हार्ट अटैक होकर मर गए, यहाँ तक कि जाने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। यूपी में आप देखें, कीटनाशक दवाइयाँ उनके ऊपर छींट दी गई। उसके बाद हाँ, तो ये पहली घटना नहीं है। तो इसलिए इस सरकार से तो अब मैंने क्या उम्मीद किया जाए, क्योंकि इनके कारण कम से कम 3-4 घटनाएं ऐसी दिख रही हैं जिससे कई बार 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। तो ये मौतें उनके लिए कोई बड़ी मौत नहीं है, उनके लिए मैं अब आपको पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने मेरे इस सवाल का जवाब दिया कि आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगती, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या और भी हमने देखा कोरोना काल। सरकार से जिस तरह से मौतों पर आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो किसानों की जो डिमांड है कि 3 कृषि बिल या इनके अलावा अन्य जो 17 जो कानून, जैसे बीज से संबंधित कानून हो, कीटनाशक से संबंधित कानून, इनको जो किसान वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि इन्हें न लाया जाए या जो कानून बना दिए गए हैं उन कानून को वापस लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि किसानों की जो बातचीत सरकार के साथ चल रही है, सरकार से जो किसानों की डिमांड है, और दूसरी इसी के साथ साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक रवैया रहा कि उन्होंने एक कमेटी बना दी, तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में कहीं आपको सरकार से कोई उम्मीद नजर आती है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, या किसी भी तरह की अभी तक जो सरकार का रवैया रहा है उसे देखकर आपको कैसा महसूस होता है कि सरकार किस दिशा पे आगे बढ़ रही है? देखिए, अब सरकार कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बदलती नहीं है, लेकिन इस सरकार की एक खासियत है। इस सरकार की खासियत है, खासकर 2014 से पहले भी, मैंने ऐसा नहीं कि सरकार बहुत हेल्दी थी और लोगों की बातें सुनती थी, लेकिन उस सरकारी सरकार में एक अंतर है कि पहले आप विरोध करते थे तो आपको देशद्रोही या इस तरह की से नहीं नवाजा जाता था कि आप पाकिस्तान से मिले हुए हैं, आप चीन से मिले हुए हैं, आप देशद्रोही हैं। ठीक है, वो भी जेल भेजती थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने जेल नहीं भेजा है। इसके पहले के निजाम 2014 से पहले उन्होंने भी किया है, लेकिन 2014 से ये बदल गया कि जैसे ही आप सरकार का विरोध करते हैं तो वो देश का विरोध हो जाता है। मैंने ऐसा ये माना जाता है कि आप जैसे ही सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो आप, हाँ, देश का,
हाँ, तो ये बहुत सारे उपनाम दिए जाते हैं, मैंने उसका एक नाम नहीं रह गया। अरबन नक्सल से लेकर मैंने इस आंदोलन को देखिए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीन से मिले हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, यहाँ तक कि राजस्थान के एक विधायक तो बोल दिया कि बर्ड फ्लू फैलाने आए हैं। तो इनको कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो सरकार का जो सरकारी बयान है, जैसे कृषि मंत्री तोमर ने 15 तारीख को बोला कि हमारा वो नहीं, हम किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। तो सरकार के दो फेस हैं, एक सामने जो जिम्मेदार हैं वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के पीछे और लोग कुछ और बोलते हैं। जैसे रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है, वो जो आकर बिहार में खुद बोले कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें इन्वॉल्व है। बोले क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब, जिसमें बादल ने उनको जवाब देते हुए, एक तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा ही क्लियर नहीं है कि इनका इस टुकड़े टुकड़े गैंग से अर्थ क्या है। सर, मैं आपके इसी सवाल के अपना सवाल आगे बढ़ाऊंगा चर्चा पे हमारी, कि ये जो आंदोलन चल रहा है इस पे जिस तरह से एक पंजाब और हरियाणा को टारगेट करते हुए खालिस्तान के एक्टिव होने की बात हमेशा सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे या खालिस्तान का एक के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग, या खालिस्तानी आंदोलन के जो समर्थक हैं वो लोग इस पूरे आंदोलन को बढ़ावा किस तरह से महसूस करते हैं, सरकार के इस रवैये को, खालिस्तानी या इस तरह की बहुमत को? देखिए, अगर इस बात से जिसका मौत का आपने जिक्र किया सुरेंद्र सिंह को, आप देखेंगे कि उनको ऐसा नहीं, वो तो कृषि मंत्री के क्षेत्र से आते हैं या उनके लिए समर्थन देते रहे, बीजेपी को जिताने का काम किया है, उनके लिए वोट मांगने का काम किया है। आज अगर बीजेपी को किसान बिलों के खिलाफत अगर वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी को देश हुए, तो उसमें सुरेंद्र सिंह भी आते हैं। तो सबसे पहले तो इन मंत्री विधायक और सांसद जो उनके पैरवी या उनके मेहनत से भी जीत कर आए हैं, उनको पहले रिजाइन देना चाहिए, या उनको पहले कटघरे में पकड़ना चाहिए कि आप भी देशद्रोही का मदद लेकर जीत कर आए हैं, अगर ऐसे सवाल उठता है। दूसरा, ये पहले जो आप देखेंगे इस आंदोलन की मुख्य बातें हैं, सबसे पहले ये आंदोलन पंजाब से खड़ा, तो मैं देश भर में रहा, लेकिन पंजाब में बड़े पैमाने पर रहा, जिससे कि सुर्खियों में आया। इसका एक विशेष कारण है, पंजाब में किसान आंदोलन रहा है, पंजाब के किसानों ने बहुत कुछ लड़कर हासिल किया है, इसलिए उनको तुरंत दिखाई दिया। तो वहाँ चूंकि एक संगठन था, जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, तो बहुत जल्दी गोलबंद करने में सफल रहे। तो पंजाब में 2 महीने से वो आंदोलन आप देखेंगे 25 सितंबर से वो लोग कर रहे हैं, मैंने 25 सितंबर को पहला बंदी ट्रैक्टर मार्च निकाले, फिर 1 अक्टूबर से लगातार कर रहे थे, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही थी। मैंने यह सरकार ऐसा है कि पंजाब को ही एक अलग मान रही थी कि उसकी इकॉनमी डूब जाए वहां पर, क्योंकि दूसरी पार्टी की सरकार है, वो डूब जाए तो इनको मस्ती है। वो देश के रूप में नहीं देख रहे हैं कि अगर पंजाब की इकॉनमी डूबे, हरियाणा के डूबे या आपके छत्तीसगढ़ डूबे, कोई भी डूबे, तो वो देश की हानि के रूप में। तो ये खुश थे कि हम बात नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि वहां से विधानसभा में बिल पास कर दिया जाता है इसके खिलाफ, कृषि कानून के, और जब वहां का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलने आते तो राष्ट्रपति नहीं मिलते हैं, उनको अनशन पर बैठना पड़ता है राजघाट पर। तो ये एक हमारा देश का जो स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, एक सेंट्रलाइज, कि अगर उनका बीजेपी शासित जो राज्य है वही देश का हिस्सा है, जो यहाँ पर बीजेपी नहीं है वो देश वो डूब जाए, उस इकॉनमी डूब जाए, वहाँ की जनता मर जाए, इस सरकार को कुछ नहीं लेना देना है। तो ये इस स्थिति से ये स्पष्ट है कि टुकड़े टुकड़े गैंग या देश विरोधी कौन सी ताकतें हैं, कि आप अपने ही देश के एक हिस्से को डुबाना चाह रहे हैं। जब वहाँ किसानों ने मालगाड़ी चलाने का परमिशन दे दिया, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं आ रही थी, वहाँ के विद्युत बंद होने वाले थे, ताप घर, तो इन्होंने कहा नहीं, मालगाड़ी नहीं चलाएंगे, जब तक आप रेलगाड़ी नहीं चलाने देंगे तो मालगाड़ी नहीं चलाने देंगे, क्योंकि बेसिकली इनका वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद करने का टारगेट था। जब वो आ रहे हैं आपसे मिलने, यह आप अगर बोलते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आपसे बात करने आ रहे थे, आपके संसद पे कब्जा करने या उलाटने उसको नहीं आ रहे थे, आपसे बात करने आ रहे थे। और जिस तरह से देखा गया कि उनको रोका गया, बड़े बड़े पत्थर, मैंने गड्ढे खोदकर, सरकार का काम होता है, सरकार का काम होता है सड़क बनाना, लेकिन यही सरकार सड़क के ऊपर गड्ढे किया। वो कोई आपके देश बाहरी दुश्मन नहीं आ रहे थे, आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर किए कि जैसे कोई देश आपको अटैक कर दिया है आपके ऊपर,
तो आप मूलतः अपने ही देश की जनता को जनता नहीं मानते हैं, जो आपका निजाम है तो उसको नहीं मानते हैं, और आप उसको जिस तरह से रोकना चाहा वो नहीं रोक पाए। उनकी ताकत थी, वो तोड़कर आगे बढ़े और वो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच पाए। तो इससे स्पष्ट है कि देश को टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला, टुकड़े टुकड़े में देखने वाले कौन लोग हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो इनके कार्यप्रणाली से ही साबित हो रहा है कि अगर पंजाब मैंने देखा कि जिस तरह से एक बात किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जिस तरह से 26 जनवरी की परेड होती है उसी के पैरेलल एक परेड करेंगे, ट्रैक्टर की परेड। तो जैसा देखा गया कि ये सब हुआ, तो इसके बाद जो किसान नेता हैं पंजाब के या किसानों से की मदद करने वाले जो अन्य एलिमेंट्स, हम यूं कहेंगे आम नागरिक या पंजाबी स्टार्स, उनको एनआईए का एक समन गया, नोटिस पहुंचा उन्हें। और तो इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या देखते हैं कि मतलब क्या एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो गया है? देखिए, गणतंत्र जो होता है गण प्लस तंत्र, गणतंत्र जनता का ये होता है, एक संवैधानिक दिवस है। तो किसान ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके गणतंत्र का विरोध करते हैं, वो बोल रहे हैं कि आप भी परेड निकालते हैं। हम, चूंकि यह देश जवानों किसानों का कहा जाता है, तो अगर इस देश में किसान परेड निकालें आपके गणतंत्र दिवस पर तो और खुशी की बात है, मैंने आपके लिए गौरवान्वित बात होती है। लेकिन हमारा देश का गणतंत्र ऐसा है कि जहां गण दूर हो जाते हैं और तंत्र केवल बचा रहता है। आप देखेंगे कि इंडिया गेट पर वही लोग जाएंगे जिनके पास पास होगा, यानी उसमें गण शामिल नहीं होंगे, आम जनता शामिल नहीं हो सकती है। उस दिन आपके मेट्रो बसें सब उधर बंद कर दिया जाता है। जबकि अगर सच में गणतांत्रिक आप मानते हैं, गणतंत्र को यूज करना चाहते हैं, तो आपको तो पूरी जनता के लिए छूट होनी चाहिए। आपको किससे डर है? आपका गणतांत्रिक, आप ठीक है, जो आपकी सुरक्षा के लिए मिनिमम चीज है उसको आप रखिए। आप तो गण को दूर करने वाली चीज, अगर किसान ट्रैक्टर मार्च लेकर आ रहे हैं तो इसमें घबराने की क्या बात है? वो भी सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं कि हम काला फ्लैग फैलाएंगे, हम इसको नहीं मानेंगे या हम गणतंत्र को नहीं, वो तो बोल रहे हैं हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जवानों परेड निकालते हैं, किसान भी परेड निकालेंगे, तो इस तो खुशी की बात है। अब उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट से, पहले दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई, अब कल केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई कि ये रोका जाए। तो अब ये सच में गणतंत्र है, इसमें तो सवालिया निशान उठ जाएगा कि आपके ही देश जो किसानों का देश कहा जाता है, वो किसान जब दिल्ली में परेड करना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, वो भी आपके हिस्से को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अलग हिस्से में दिल्ली का, तो आपको डर लग रहा है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि एनआईए का दुरुपयोग, देखिए ये तो दिख रहा है, मैंने अभी से नहीं, मैंने जो बुद्धिजीवियों का अरेस्ट किया गया, जो इनके खिलाफत करने वाले थे, जो जल जंगल जमीन बचाने की बात करने वाले थे, तो उनका उठाकर जेल में डाल दिया। अभी एनआईए का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? 2-3 किसान संगठन, ज्यादातर वो लोग हैं जो वहां सेवा दे रहे हैं। 200 से ऊपर लोगों को नोटिस गया है जो वहां सेवा दे रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं या किसी तरह। तो आप चाह रहे हैं कि आप, मतलब इस देश का किसान रोड पर आकर ठंड में मर जाए, भूख से मर जाए, उसको कोई सुविधाएं नहीं दी जाए। जबकि आपका देश, आप बोलते हैं कि भारत के संस्कृति के रक्षक हैं। भारत का संस्कृति बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना खाए आपके पास है तो उसको आप अपने खाने से पहले खिलाइए। भारत की संस्कृति ये है। तो ये भारत के संस्कृति के रखवाले भी नहीं है। भारत की संस्कृति बोलता है कि कोई भी अगर भूखा नंगा है तो उसको अपने हिस्से में से आप दीजिए। तो ये भारत के संस्कृति से भी बहुत दूर है। जो ये बोलते हैं कि ये संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये नष्ट कर रहे हैं। भारत की संस्कृति ये नहीं है कि किसी के मरने पर हंसा जाए। भारत की संस्कृति है कि एक डेड बॉडी जाती है तो उसके सामने सर झुकाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाए। कोई भी हो, आप नहीं जानते उसको, आप दुश्मन भी होगा तो सर झुका। यहाँ पर गौरी लंकेश के मरने पर गालियां दिया जाता है, कुतिया कहा जाता है। तो भारत के संस्कृति को ये बांटने वाले लोग हैं, उनको रक्षक नहीं कर रहे हैं। तो ये हालत है इनके। मैं चाहूंगा कि लंबा समय हो रहा है, तो मैं आपका एक अंतिम कमेंट चाहूंगा। आंदोलन के भविष्य को आप कैसा देखते हैं, और वर्तमान में जो आंदोलन जिस अंदाज में चल रहा है, इन दोनों चीजों को मैं मिला के आपका अंतिम कमेंट चाहूंगा। देखिए, हाँ, थोड़ा सा टाइम इसमें 2-3 मिनट दीजिएगा मुझे, क्योंकि इससे एक केवल किसान आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, यह जन आंदोलन है। अब पंजाब हरियाणा के लिए जन आंदोलन है। वहाँ नौकरी पेशे में लोग हैं, वो आ रहे हैं कि हम अपने देश की बचाने की लड़ाई, और जगह के लिए किसान आंदोलन हो सकता है,
लेकिन ये 2 स्टेट में जन आंदोलन बन चुका है। और किसान जो लड़ रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप किसान नहीं होंगे, हम भी किसानी नहीं करते, हम कंज्यूमर हैं। तो इन्होंने जो एक बिल लाया है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जो 1955 के कानून पर रोक लगाता है और स्टोर करने की खुली छूट देती है, तो इसमें देश की हर जनता प्रभावित होगी। उसका भी तो इस देश का जनता का भी कर्तव्य है, वो केवल किसानों नहीं, हम भी उस विरोध में से, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं। इसके अलावा हमारा एक नागरिक के बतौर कर्तव्य है कि आने वाले अपनी फ्यूचर बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। तो ये आप देखेंगे तो नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है, यानी आने वाली पीढ़ी को बचाना है और आने वाली जो आपकी फसल है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2019 में जहां से हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अभी के समय के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आते हैं गुजरात, पेप्सी कोक ने किसानों पर केस दर्ज किया और बोला कि 1.5 करोड़ रुपया हमें दीजिए, क्योंकि आपने आलू का ये जो पैदा किया है ये हमारा किस्म है। तो आने वाले समय में यही होगा। मान लीजिए किसी भी किसान पर 1.5 करोड़ का ये कर्ज जब आप पेनाल्टी ठोक देंगे, या एनजीटी जो 1 करोड़ की पेनाल्टी पुआल जलाने, तो उससे क्या होगा, उनकी जमीन ही बिकेगी। जो ये बोल रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो उससे तो जमीन ही आपकी जानी है। आपका और एग्जाम्पल मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि पंजाब में लोगों ने टमाटर पैदा किया लेकिन कंपनियों ने टमाटर नहीं खरीदा, किसानों को टमाटर फेंकना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ठेके पर खेती होती है, ठीक है, जिसको लगता है वो कर। आप उसके लिए कानून क्यों बना रहे हैं, आप लोगों को बाध्य क्यों कर रहे हैं? अब मान लीजिए किसी कंपनी को 100 एकड़ खेत चाहिए, अब उसके आसपास जिसका बीच में पड़ेगा उसको भी तो देना पड़ेगा मजबूरी में, जैसे खनिज के लिए होता है कि आपको देना ही है। उस एरिया में आपका जमीन आ गया तो आपको देना ही देना है। आप तो बोलना मजबूरी नहीं करते हैं, लेकिन बीच में आपका जाएगा कैसे? हल बैल ट्रैक्टर कुदाल कैसे जाएगी उस खेत में? चारों तरफ उसकी हो जाएगी, तो आपको देना ही देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी लोग पंजाब में करते हैं। देश में जिसको लगता है कर रहा है, जिसको फायदा है वो कर रहा है, आप करने दीजिए उसको। आप जबरदस्ती ये कानून क्यों बना रहे हैं? और ये किसानों की कुछ मांगे हैं जिसको हमें लग रहा है कि प्रमुखता से उठानी चाहिए। इनका देश बचाने की मांग है। इनको आप देखेंगे कृषि कानून से ही नहीं है, कृषि कानून तीनों खत्म कीजिए, डीजल पर आप सब्सिडी दीजिए, और ताकि सस्ता हो। तो उससे क्या होगा कि ट्रक और इसकी भाड़ा जब कम होगा तो आपकी और चीजों पर मूल्य भी कम होगी। दूसरा है कि जो स्टेट के अंदर केंद्र जो है हस्तक्षेप करता है, उसके पावर में जो लैंड का मामला है ये स्टेट का होता है। तो ये सब सारे चीजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर को भी, वो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को भी बचाना चाह रहा है। साथ ही वो बोलता है कि जो भी उद्योगपति कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग हैं, उसको आप पकड़ कर डाल देते हैं, उसको भी छोड़िए, आप जिसको पकड़े हैं। तो आप ये देखेंगे पूरा तो एक, या बिजली बिल आप नहीं लाइए, प्राइवेट नहीं करेंगे, जिससे हम सब प्रभावित होंगे। जो आज विरोध कर रहे हैं आईटी सेल और ये भी प्रभावित होगा, इनका भी परिवार होगा। तो ये किसान जो है देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहा है, वो केवल अपनी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहा है और हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए, कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील कुमार जी, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन पे हम इनसे चर्चा कर रहे थे। इस पूरी चर्चा में आपने क्या महसूस किया, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये चर्चा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, और एक बात और, इसे शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।